तो यार जैसे ही हम लोग 10th से 11th में जाते हैं काफ़ी सारे चेंजेस हमारी लाइफ में आने लग जाते हैं। हमें बाहर से भी काफ़ी प्रेशर फीलिंग आ रही होती है कि यार अब कुछ कर दिखाना है, अब यही करेक्ट टाइम है। हमारे ऐसे टाइम फेज में हम एंटर कर गए हैं जहां हम जो भी मेहनत करेंगे वो हमारी ज़िंदगी को डिसाइड करने वाली होगी, हमारे कैरियर को डिसाइड करने वाली होगी, हमारे फ्यूचर को डिसाइड करने वाली होगी। एंड अगर इन 2 सालों में ही हमने ठीक से प्रिपरेशन नहीं की हमारे गोल के लिए, हमारे टारगेट के लिए, तो फिर हमारी लाइफ जो है उसकी क्वालिटी अफेक्ट हो जाएंगे और हम उतना अच्छा जिंदगी नहीं जी रहे होंगे जैसा हम अपने लिए चाह रहे होते हैं। तो ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए जो कि क्लास 10th से क्लास 11th में जा रहे हैं, गए हैं इस साल, यानी कि जिन जिन बच्चों का क्लास 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन हो गया है और वो 11th में एंटर कर गए। बच्चों, शुरुआत के टाइम पे ही काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी गलतियां होती हैं जो कि हम कर बैठते हैं। क्लास 10th से 11th में आते समय हमें कोई करेक्ट गाइडेंस नहीं मिल रहा होता है कि यार क्या क्या मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी चाहिए जब हम 11th में हैं और हम 12th में भी जाएंगे आगे, फिर हमारी हम बोर्ड एग्जामिनेशन भी देंगे, हम हमारी जेई देंगे या नीट देंगे, जो भी एग्जाम देंगे, अभी क्या करने से बचना चाहिए। तो ये सारी के सारी जो मिस्टेक्स मैं आपको बताने जा रही हूँ बच्चों, आप कोशिश करेंगे कि इनमें से एक भी मिस्टेक आप नहीं कर रहे हो, बिकॉज आपकी 11th एंड 12th के गोल्डन प्रिपरेशन ईयर्स खराब नहीं होने चाहिए। तो बच्चों, मैं हूं आपकी अपनी अमृता मैम एंड मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ वेदांतो नीट टॉपर्स पे। ये जो मिस्टेक्स मैं आपको बताने जा रही हूँ बच्चों, ये मिस्टेक्स आपको खुद भी अवॉइड करनी है और आपके जिगरी दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करना है ताकि आपके अपने फ्रेंड्स जो है ये मिस्टेक्स ना करें, अपनी 11th बर्बाद ना करें। ठीक है, सबसे पहली मिस्टेक जो अधिकतर बच्चे करते हैं वो होती है स्टेइंग अनप्लान्ड, कि वो 11th में एंटर तो कर गए पर उन्हें यही नहीं पता है कि क्या करना है, सिलेबस ही नहीं मालूम है काफी सारे बच्चों को कि 11th में एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं। आप लोग अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले हैं तो आपको आपके सिलेबस अच्छे से मालूम होना चाहिए, नीट का सिलेबस भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप पीसीएम वाले बच्चे, आपको पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का सिलेबस पता होना चाहिए। इसके अलावा जो भी आपके और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, आपका एडिशनल सब्जेक्ट है, ये पूरा सिलेबस आपका थॉरो होना चाहिए। और अगर आप सिलेबस में थॉरो होंगे तो आप प्लानिंग कर पाएंगे। प्लानिंग, प्रिपरेशन कैसे करनी है, मेरा सिलेबस कब तक पूरा खत्म हो जाना चाहिए, मेरे कौन कौन से चैप्टर अप्रैल मंथ में हो जाने चाहिए, कौन से मई में, कौन से जून में, कौन से जुलाई में, एंड सो ऑन। तो ये आपको करना है बेटा। इसीलिए आपको ये तीनों वर्ड्स पे फोकस करना है, जो है व्हाट, हाउ एंड व्हेन एंड वेयर। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कई बार हम अनप्लान्ड इतने होते हैं ना कि हम सोचते हैं अरे गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, कोई बात नहीं, एंजॉय कर लेते हैं, आज तक तो हमने यही किया है। क्योंकि लेकिन अब आपको ये समझना है बेटा कि 11th एक कितना क्रूशियल ईयर है और उसमें सिलेबस भी ढेर सारा होता है, चेंजेस भी एकदम एब्रप्टली आते हैं और सिलेबस बहुत सारा होने के कारण से बैकलॉग नाम का वर्ड भी आपके जिंदगी में शामिल हो जाता है। आप अगर अभी से प्रिपरेशन करना नहीं चालू करेंगे अपने गोल के लिए, अगर आप अभी से जो है प्लानिंग नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड टाइम टेबल बना के नहीं चलना चालू करेंगे, तो आप बाद में बहुत पछताते हैं। इसीलिए अब आपको क्या करना है, आपको एक स्टडी रूटीन बनाना है, एक टाइम टेबल आपका होना चाहिए, एक प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। मेरा ये चैप्टर खत्म हो गया है, ये चैप्टर बाकी है, ये चैप्टर करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सारी प्लानिंग आपके पास में अभी मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, तो जिन जिन ने टाइम टेबल नहीं बनाया है अपने लिए, टाइम टेबल बना लो। ठीक है, दूसरी चीज बेटा, वरिंग टू मच। ठीक है, तो क्या होता है काफी सारे लोगों को मैंने देखा है कि ना वो डर ही रहे होते हैं, बस के 10th से 11th में एंटर करे और डरना चालू कर दिया, बेफालतू में डर रहे हैं। कई बच्चे तो बहुत ही ज्यादा टेंशन ले रहे होते हैं। ठीक है, और वरी 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 वरी, एक बार आपको आदत पड़ जाएगी ना टेंशन लेने की, वरी करने की, तो ये आदत आपकी छूटती नहीं है। ठीक है, ये आदत आपकी डेवलप हो जाती है, फिर आप छोटी छोटी बातों में वरी करेंगे, फिर आपका दिमाग सिर्फ वरी में ही चलता रहेगा और कोई काम की एक्टिविटी आप करेंगे ही नहीं। तो ये वरिंग टू मच वाली हैबिट आपके अंदर अभी से इनकलकेट नहीं होनी चाहिए। लोग आपके अंदर पूरी कोशिश करेंगे कि आप टेंशन लेना चालू कर दें। कैसे? आपके दोस्त ही आपसे ऐसी बात करेंगे कि यार मैंने वो दीदी भैया से बात की थी, 11th का सिलेबस तो इतना टफ होता है, इसमें तो पास भी होना बहुत मुश्किल है, इसका पूरा पोर्शन हमें 12th के बाद तक याद रखना पड़ता है बिकॉज हमारे नीट जेई में इसमें से भी क्वेश्चंस आएंगे। तब फिर वरी चालू हो जाती है। अरे वरी आपको नहीं करना है भाई, जो होगा देखा जाएगा। हम अभी राइट नाउ प्रेजेंट पे ध्यान देते हैं, फ्यूचर हमारा ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा अगर हम प्रेजेंट में ऑर्गेनाइज्ड हैं, प्रेजेंट में अच्छे से पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट में हमारी कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथनिंग पे हमारा ध्यान है। ठीक है, देन बेटा तीसरी बात आती है
कि कई सारे बच्चे रिसर्च नहीं करते और पढ़ना चालू कर देते हैं कि यार मैंने एक काम करता हूँ, एनसीईआरटी की किताबें खरीद लाई हूँ, चलो यार ये चैप्टर पढ़ लिया। ऐसा नहीं होता है। रिसर्च होना चाहिए आपके पास में प्रॉपर कि नीट के सिलेबस में क्या क्या आ रहा है। आपकी क्लास 11 की करिकुलम देखो, उसमें आप रिसर्च करो कि कौन सा चैप्टर जो है, कौन से बुक से ज्यादा बेहतर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हालांकि आजकल हम जिस जमाने में जी रहे हैं, हम सिर्फ एनसीईआरटी फोकस रहते हैं, लेकिन फिर भी बेटा आपको एक बात मैं बता दूं, थोड़ा सा एनसीईआरटी के अलावा भी हमारे पास में रेफरेंस मटेरियल्स होने चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से नहीं समझा रखा, वो कॉन्सेप्ट किसी रेफरेंस मटेरियल में अच्छे समझा रखा होता है। तो हमें ना रिसर्च बेस्ड स्टडी करनी होती है हमेशा ही। एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है अनडाउटेडली कि 98% क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनेगा, लेकिन 2% अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई दूसरा रेफरेंस मटेरियल भी हमें कोशिश करना चाहिए हमारे प्रिपरेशन में, स्टडी में शामिल हो। एंड रिसर्च के बिना कभी पढ़ाई नहीं चालू करनी है। चैप्टर नंबर कौन कौन से जो है ये ज्यादा वेटेज वाले हैं, कौन से कम वेटेज वाले हैं, इन सब चीजों पर रिसर्च करने के बाद में ही आपको प्रिपरेशन चालू करनी चाहिए। रिसर्च बहुत टाइम थोड़ा ना लेता है, इट टेक्स वेरी लेस टाइम। क्या ये हाई वेटेज वाला यूनिट है, इसको तुम्हें ध्यान से कवर अप करना है, इसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें ये मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो रिसर्च करोगे तो अपने आप चीजें क्लियर होंगी। और अपने आप रिसर्च करना, किसी और के रिसर्च पे विश्वास मत किया करो, स्पेशली किसी दोस्त ने बता दिया तो। हाँ, कोई टीचर्स बता रहे हैं आपको तो डेफिनेटली उनकी बात सुननी है आपको, पर जब हम हमारा काम खुद कर रहे होते हैं, अपनी रिसर्च खुद कर रहे होते हैं, तो हमारी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो क्लैरिटी डेवलप हो रही होती है, वो किसी और तरीके से डेवलप नहीं हो सकती। देन नेक्स्ट बेटा आता है कि प्रोक्रास्टिनेशन काफी सारे बच्चे चालू कर देते हैं, बिकॉज अभी अप्रैल आधा खत्म हो गया है, मई आएगा, ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, फोन चला रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं, एंजॉय करने के लिए फैमिली वालों के साथ में कहीं वेकेशन पे निकल रहे हैं, या फिर नानी के घर चले गए, मामा के घर चले गए वाला सीन हो गया। तो प्रोक्रास्टिनेशन अभी से अगर चालू करोगे, यार 15 दिन बाद पढ़ाई चालू करेंगे, बेटा उस 15 दिन में ना कोई बच्चा आपसे आगे निकल चुका होगा। इसलिए कोशिश ये करनी कि प्रोक्रास्टिनेशन की जो हैबिट हमारी है कि ये चैप्टर आज नहीं मैम कल पढ़ लेंगे, ये अब नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने एक भी दिन प्रोक्रास्टिनेट किया, अगर आपने एक भी दिन टालम टोली किया, तो आपका पूरा साल अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो यू शुड नॉट प्रोक्रास्टिनेट एट ऑल, आपको बिल्कुल भी प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है। देन उसके बाद आता है बेटा बीइंग डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स, और ये सबसे बड़ी एक मतलब मान के चलो दुविधा है इस दुनिया में कि हम सोचते हैं कि हमारे लिए हमारा दोस्त खड़ा तो है, ये हमारे लिए कर देगा। यार तू मेरी बुक्स ले आई हो एनसीईआरटी की, ठीक है, चल मैं मार्केट जाऊंगा, 10 दिन बाद तेरी भी ले आऊंगा, तेरी भी ले आऊंगी, ये नहीं करना है। डिपेंडेंसी किसी पे नहीं होनी चाहिए। यार सुन ये चैप्टर के नोट्स ना तो स्कूल जा रहा है, चल ठीक है मैम जो बनवा रही है तू मेरे लिए लिख के ले आना सेम टू सेम, मैं कॉपी कर लूंगा, ये कर लूंगी। पर आपको सिर्फ नोट्स कॉपी थोड़ा ना करना है, आपको अंडरस्टैंडिंग भी तो आनी चाहिए, इसलिए आपको स्कूल मिस नहीं करना चाहिए। या अगर आप डमी वाले बच्चे हैं तो आपको अपने कोचिंग के क्लासेस मिस नहीं करनी चाहिए। आपको अगर आप यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे हैं, आपको एक भी दिन पे पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज अगर हम किसी और पर डिपेंडेंट हो जाते हैं बेटा, तो अब अगली बार क्या होगा कि यार ये तो सब जानता है, किसी दिन अगर हमारे सामने ये अवेलेबल नहीं रहा तो हम तो कुछ भी नहीं जानते वाली केस हो जाएगी, ठीक है। इसलिए यू शुड नेवर बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी एल्स फॉर योर प्रिपरेशन, यू शुड नेवर बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी एल्स फॉर रिसोर्स अवेलेबिलिटी, ठीक है। यू शुड हैव योर ओन रिसोर्सेज, यू शुड हैव योर ओन बुकलेट्स, यू शुड हैव योर ओन थॉट प्रोसेस, एंड आपको खुद पढ़ना है, कोई आपको आके दोस्त नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। देन बेटा नेक्स्ट है नॉट मेकिंग नोट्स, ये भी डिपेंडेंसी वाली बात ही हो जाती है। काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स भी ऐसा बोल देते हैं कि तुम नोट्स मत बनाओ तो भी चलेगा, सब एनसीईआरटी में लिखा ही तो है, या जो हम तुमको बुक प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें लिखा ही तो है। पर मैं आपको हमेशा यह बात बोलूंगी कि आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। टीचर का लेक्चर देखते समय पे आपके अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार होते जाने चाहिए, बिकॉज यही वो रिसोर्सेज हैं जो कि आपको लास्ट मोमेंट रिविजन जब आप करने बैठेंगे, तो क्योंकि आपके खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, आपको इससे ज्यादा क्लियर कुछ नहीं हो सकता, आपको उससे ज्यादा याद कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आपको हमेशा अपनी हाथ से लिखी हुई बात ज्यादा बेहतर समझ में आएगी बच्चों, इसलिए मेकिंग नोट्स शुड बी योर हैबिट। एंड इनफैक्ट बायोलॉजी में तो आपको नोट्स बनाने ही बनाने, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स, सारे टाइप के नोट्स बनाने चालू कर दो अभी से ही। एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके अच्छे प्रॉपर नोट्स बना लिए, उसी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स भी बनाने चालू कर दो, बनाने चालू कर दो, क्योंकि तुम पहली बार में अपनी एग्जाम क्लियर करो, ये मैं चाहती हूँ और तुम भी यही चाहते होगे डेफिनेटली। और ये तभी पॉसिबल है जब हम स्टार्टिंग से ही परफेक्ट काम कर रहे हो, ठीक है, ताकि हमारे पास कोई स्कोप ही नहीं छूटे कि यार हमने ये गलती करी इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ।
नेक्स्ट है बेटा क्रैमिंग, जो कि काफी सारे बच्चों की हैबिट होती है 10th क्लास तक आते आते कि यार सोशल साइंस में भी बच्चे रट लेते हैं, कई बार इंग्लिश हिंदी में रटने चालू कर देते हैं, है ना। साइंस भी कई बच्चे रट रहे होते हैं, कई बच्चे फिजिक्स के डेरिवेशंस याद कर लेते हैं, कई बच्चे केमिस्ट्री के रिएक्शंस रटते हैं, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं, रटना ही होता है, ठीक है। बायोलॉजी भी रट रहे होते हैं, पर अब आपको क्रैमिंग करने से उस मोमेंट पे तो ये याद हो जाएंगी चीजें, पर आप 10 दिन बाद ही पूछेगा कोई तो सिट्टी पिट्टी गुल। तो ये हमारे साथ में नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें हमारा जो भी सिलेबस है बेटा, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसको रटना नहीं है, उसको समझना है इन डेप्थ, ठीक है। कॉन्सेप्ट 100% क्लियर कब होता है, जब आप वो कॉन्सेप्ट किसी और को समझाने की काबिलियत रखें। आपको इतने अच्छे से वो कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि यार आपका दोस्त बोल दे कि सुन ये टॉपिक समझा देगा क्या, या यार सुन ये टॉपिक समझा देगी मुझे, तो तुम बोलो यस, और मुझे परफेक्टली आता है वो समझाते हैं, तब मैं मानूंगी कि हाँ कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है। अदरवाइज रटा हुआ चीज हम कभी किसी को समझा नहीं पाते, बिकॉज हमारा ब्रेन उसको प्रोसेसिंग नहीं कर पाता है ठीक से, ठीक है। तो रटने की हैबिट अगर आप कर रहे थे अभी तक तो गिव अप कर दो, उस पर बिल्कुल भी रटना नहीं है। एंड देन नेक्स्ट होता है डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज है बेटा जो कि यार 11th क्लास में आने के बाद भी हो सकती है और कई बच्चों को पहले भी हो चुकी होगी, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन जो है ये आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचना है, बिकॉज रीजन इसका बहुत सारे एन नंबर ऑफ रीजंस कैन बी पॉसिबल। डिस्ट्रैक्शंस जितने भी होते हैं बेटा वो आपको आपके गोल से दूर कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। ये मत बोले मैम 12th फेल देखी है क्या, नहीं, ठीक है देखी है मैंने। तो डिस्ट्रैक्शंस, हमें कौन से डिस्ट्रैक्शंस की बात हो रही है, यहाँ जो डिस्ट्रैक्शन नजर आ रहा है बेटा सिर्फ इसी डिस्ट्रैक्शन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, और भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, लाइक फोन चलाने की हैबिट, रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, 10th तक बच्चे काफी देख रहे होते हैं, अब नहीं देखना है इतने ज्यादा। देन कंटिन्यूसली घर वाले क्योंकि शाम में खाना खाते खाते टीवी देख रहे हैं, 3 घंटे वेस्ट कर रहे हैं, तो तुम भी बैठ के टीवी देख रहे हो, ये तुम्हारे साथ अब नहीं होना चाहिए। कि कई बच्चों को मैंने देखा टीवी देख रहे होते हैं फैमिली के साथ बैठ के, क्यों देख रहे हो यार, डेली सोप में तुम्हारा क्या हेल्प हो रहा है, कुछ हेल्प नहीं हो रहा है, आपको खाना खाना है और चुपचाप जाके पढ़ने बैठ जाना है। आप अपने फैमिली वालों से बात करने के लिए टाइम निकाल लो, वो अच्छी बात है। आप उनके साथ में उनके एंटरटेनमेंट के ड्यूरेशन में आप अपने आप को एंटरटेन करने के लिए बैठ रहे हैं, ये अब आपको नहीं करना, बिकॉज यू डोंट हैव दैट एम्पल ऑफ टाइम, दैट फ्री टाइम टू वेस्ट एनी मोर, ओके। एवरी सिंगल मिनट इज वेरी प्रीशियस राइट नाउ, ओके बच्चों। तो डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तुम्हें अपने गोल पे ध्यान देना है, डिस्ट्रैक्शन पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना। नेक्स्ट है अक्यूमुलेटिंग बैकलॉग। ये वो बच्चे होते हैं जो कि शुरू में तो नहीं पढ़े, ठीक है, बाद में पढ़ लेंगे चैप्टर, ऐसे करते करते उन्होंने 2-3 चैप्टर्स निकाल दिए, अब मालूम पड़ा एग्जाम में आ रहा है, लेकिन अभी राइट नाउ जो करंट में सिलेबस चल रहा है वो पढ़ें कि पहले जो छूट गया है वो पढ़ें, उसी डायलेमा में उन्होंने शुरू के 3-4 महीने कर दिए बर्बाद। अब क्या हुआ, कॉन्फिडेंस हो गया खत्म, क्योंकि टेस्ट में मार्क्स नहीं आएंगे। बैकलॉग जब भी रहेगा आपका टेस्ट बिगड़ेगा, आपका टेस्ट बिगड़ेगा, आपका स्कोर बिगड़ जाएगा अगर, तो आप एक डिमोटिवेटेड इंडिविजुअल बन जाएंगे। फिर चाहे कितना ही बेहतर आपने 10th तक परफॉर्म किया हो, अगर आपका बैकलॉग इकट्ठा होता है देन यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म दैट वेल। जो बच्चे सिलेबस कंटिन्यूअसली साथ साथ में कवर अप करते जा रहे हैं उनका परफॉर्मेंस आपसे बेहतर हो जाएगा, एंड देन यू विल बी गेटिंग डिमोटिवेटेड। इसीलिए बैकलॉग शुड नॉट बी अक्यूमुलेटेड एनी मोर। आपको कोई भी चैप्टर को बाद के लिए नहीं छोड़ना है बच्चों, ठीक है, यू शुड नॉट। देन एक टीचर होने के नाते आई एम टीचिंग फ्रॉम पास्ट 9 years, ठीक है, फॉर नीट मेडिकल स्टूडेंट्स जो हमारे MBBS करना चाहते हैं, उन नीट एस्पिरेंट्स को हम पढ़ा रहे हैं, पिछले 9 साल से पढ़ा रही हूं मैं। और मैंने जो बच्चे अपने लाइफ टाइम में देखे, ऑफलाइन में भी देखे, ऑनलाइन में भी देखे, वो ये बच्चे देखे बेटा कि 2 टाइप के बच्चे ज्यादा होते हैं। एक होता है ओवर क्यूरियस, एक होता है अंडर क्यूरियस, ठीक है। तो जो ओवर क्यूरियस बच्चे होते हैं ना, वो सोचते हैं कि हर एक लाइन ये डाउट है, ये टीचर से पूछते हैं, ये लाइन भी डाउट है, वो लाइन भी डाउट है, वो लाइन भी डाउट है, मैम सर इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा, इसका। तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। आपको खुद भी पता है कि ये लाइन पूछने का कोई लॉजिक नहीं है। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हम पूछते हैं टीचर्स से जस्ट टू मेक आवर सेल्फ फील कि हम डाउट्स क्लियर कर रहे हैं रेगुलरली, या हम जो है टीचर पे इंप्रेशन छोड़ देंगे कि यार ये बच्चा तो पढ़ने वाला बच्चा है, ये तो बहुत डाउट पूछ रहा है। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप फालतू के डाउट्स पूछेंगे, नो टीचर विल बी एंटरटेनिंग यू। 1-2 बार तो बता देंगे, तीसरी चौथी बार में समझ जाएंगे ये बच्चा तो फालतू क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, या तो फिर इसको ज्यादा दिखावेबाजी में इंटरेस्ट है,
समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो ये तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। अंडर क्यूरियस में तुम नहीं होनी चाहिए कि यार कुछ क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है और लॉजिकल भी लग रहा है लेकिन सोच रहे रहने देते हैं, कौन पूछेगा। तब ये क्या हो गया, ये डाउट तुम्हारा रह गया। अब तुम बाद में कभी ये क्वेश्चन नहीं लगा तो तुम्हें याद आएगा उस समय पे डाउट पूछ लेना चाहिए था। हमें ऑप्टिमाइज होना है। ऑप्टिमाइज का मतलब समझते हैं कि आपको ना तो ओवर क्यूरियस होना है ना आपको अंडर क्यूरियस, आपको एक ऑप्टिमम लेवल पे स्टैंड करना है कि हाँ ये बात समझ में आई है, ये नहीं आई है, मेरे दोनों कान खुले हुए हैं, मेरा दिमाग खुला हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं, अब 10th तक का माइंडसेट बहुत डिफरेंट था, 11th में अचानक माइंडसेट चेंज हो गया, हमारा ध्यान पढ़ाई में है ही नहीं, हमने 1 घंटे लेक्चर देख लिया पर हमारा ध्यान तो किधर और ही था। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपके साथ में शुरुआत में आती हैं जिसको आपको ओवरकम करना पड़ेगा। प्लस फैमिली वालों से भी ये रिक्वेस्ट है कि 10th से 11th में बच्चा आया है, एकदम से उसके ऊपर ढेर सारा प्रेशर क्रिएट ना करें कि वो अचानक ही कुछ भयंकर ही परफॉर्मेंस देना चालू कर दे, बहुत ही बढ़िया हो जाए उसका एकदम से ही रातों रात। ऐसा नहीं होता है। योर चाइल्ड विल बी टेकिंग टाइम फॉर प्रिपरेशन, द चाइल्ड इज अंडर अ ट्रांजिशन फेज। 10th से 11th इज अ मेजर चेंज जो कि पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा। प्लस पेरेंट्स पहले जैसे बच्चे के साथ बोलते थे यार ये कर दे वो कर दे, मेरा ये काम करा, मार्केट जाके ऐसे कर दे वैसे कर दे, अब ऐसा नहीं करवा सकते आप उतना ज़्यादा, बिकॉज अब वो बच्चे को पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। 11th में पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, सोने के लिए भी टाइम चाहिए, तो वो दुनिया की बाकी सब एक्टिविटीज़ को भूल के तैयारी जब कर रहा होगा तब बेहतर परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग। इतनी बात ही यार, तुम बोलोगे मैम बताई जा रही है एक के बाद एक, ठीक है तो ये तुम लोगों जो ऐसे कर रहे हो राइट नाउ कि बस कर लो मैम, अब हाथ जोड़ते हैं, अब और नहीं सह पाएंगे, इतने मिस्टेक्स बहुत हैं। ठीक है, तो इतने ही मिस्टेक्स बहुत है बच्चों। चलिए अब आप सभी के लिए, जो बच्चे हमारे नीट इस साल दे रहे हैं उनके लिए है ये, आपके लिए नहीं है। 11th में जो बच्चे गए हैं जाकर के पढ़ाई करना चालू कर दो। आई विल बी स्टार्टिंग वेरी सून क्लास 11th बैच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर नीट 2025 एंड 26। ओके, तो जल्दी से चालू करेंगे बैच को। और जो बच्चे हमारे अभी नीट दे रहे हैं इस साल और अभी तक मॉक टेस्ट नहीं देना चालू किया है, बेटा आप सभी के लिए हम लोग जो हैं मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए लेके आए हैं। इस मॉक टेस्ट सीरीज में अप्रैल 6 से 28 अप्रैल तक हम लोग टेस्ट ले रहे हैं। हर शनिवार रविवार को नीट के लिए फुल मॉक टेस्ट है, आप सबको देना चाहिए, बिकॉज एंड मोमेंट पे प्रिपरेशन अच्छी तभी होती है जब मॉक टेस्ट हम दे रहे होते हैं। मॉक टेस्ट देते तो क्लियर होता है इमेज कि यार यहाँ से मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे, ये टॉपिक को फर्दर रिवाइज करना चाहिए वगैरह वगैरह। ठीक है, और जो बच्चे नीट का एकदम सेम रेप्लिका टेस्ट देना चाहते हैं कि यार नीट में कैसे पेपर आएगा और आप चाहते हैं कि यार मैं नीट दे रहा हूँ ऐसी फीलिंग ले लूँ पहली, तो क्या करना है बेटा आपको 24 अप्रैल के दिन 2 बजे से 5:20 पर आपको टेस्ट देना है। ये टेस्ट के लिंक्स जो हैं आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इसके लिए, वो लिंक्स मैंने आप सभी को प्रोवाइड कर दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन जस्ट गो एंड चेक दीज लिंक्स। ओके, तो ये है बात बच्चों। इसके साथ साथ में जो बच्चे हमारे महाराष्ट्र में रहते हैं, पुणे में वी हैव लॉन्च एन ऑफलाइन सेंटर फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आप सभी को 20th of अप्रैल के दिन वहां पे पहुंचना है। सेंटर लॉन्च विल बी टेकिंग प्लेस इन पुणे। ओके, सो इसी के साथ में करते हैं सेशन को यहाँ पर एंड। आई एम रियली होपफुल कि ये सेशन बहुत यूजफुल साबित हुआ होगा और ये मिस्टेक्स हमारी क्लास 11th में एंटर किए हुए बच्चे नहीं करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दो यार बच्चों, और सब्सक्राइब कर लो चैनल पे नए हो तो। बाय एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।